डियर एस्पिरेंट्स, मैं असीम श्रीवास्तव अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म इग्नाइटिंग माइंड्स पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे अभ्यर्थियों, जैसा कि आप मेरे इस कोर्स के प्लान से समझ पाए होंगे कि आज का जो ये मेरा टॉपिक है वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और उस टॉपिक को हम लोग बोलते हैं चट्टाने। तो ये जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है ना, चट्टाने, इसको हम लोग इसको हम लोग इंग्लिश में रॉक्स के नाम से जानते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स को हम लोग को पढ़ना है। और ये जो चट्टान का टॉपिक है, रॉक का टॉपिक है, ये हर एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें वन लाइनर आपको फैक्ट्स भी मिलेंगे जो डिफरेंट लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन्स के लिए जरूरी होते हैं। इसमें आपको कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे जो यूपीएससी स्टैंडर्ड के जितने भी एग्जाम या स्टेट सिविल सर्विसेज स्टैंडर्ड के जो भी एग्जाम्स हैं उसमें आपको अगर सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आते हैं तो भी आप वो कर पाएंगे, यानी कि इससे आप लिखने वाले क्वेश्चंस को भी हल कर पाएंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को, चट्टान को, रॉक्स को। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखकर बात किया जाए तो काफी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहली बात कि अगर एक कहा जाए कि परिभाषा दिए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रॉक, है ना, परिभाषा अगर बात करें, इसके डेफिनेशन की बात करें अगर हम लोग, तो देखिए, आपको बताया था कि पृथ्वी का इंटीरियर स्ट्रक्चर, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा है। तो अगर हम ये पृथ्वी का एक वर्टिकल कॉलम कट करते हैं इस तरह से अर्थ का, तो हम जानते हैं कि पृथ्वी में 3 लेयर्स हैं। और इस लेयर को ही कहते हैं क्रस्ट, जो सबसे अपर मोस्ट, सबसे ऊपरी परत है, इसको हम लोग कहते हैं क्रस्ट। और हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं भूपरपटी, ठीक है ना। और साधारण शब्दों में हम इसको धरातल भी बोल सकते हैं। तो जो सबसे ऊपरी परत है, भूपरपटी, क्रस्ट, इसमें पाए जाने वाले सभी ठोस और मुलायम पदार्थों को चट्टान कहते हैं। तो एक बार फिर से इसकी परिभाषा को बताऊं कि पृथ्वी की भूपर पट्टी में पाए जाने वाले सभी प्रकार के मुलायम एवं ठोस यानी सॉलिड पदार्थों को चट्टान कहा जाता है। और हमारी जो ये पृथ्वी की भूपर पट्टी है जिसके ऊपर हम लोग रह रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो इसका निर्माण चट्टानों से हुआ है। और चट्टान किसको बोलते हैं? इस भूपर पट्टी में मौजूद सभी ठोस और मुलायम पदार्थों को। और प्रीवियस क्लास में, पिछले क्लास में बताया कि भूपर पट्टी का जो निर्माण हुआ है कई खनिजों के सम्मिश्रण से हुआ है, कई खनिजों के मिलने से या सम्मिश्रण से हमारी भूपर पट्टी क्रस्ट का निर्माण हुआ है। और हमारे क्रस्ट का, हमारे भूपर पट्टी का 98% जो भाग है वह केवल 8 खनिजों से ही बन गया है। और इन 8 खनिजों को चट्टान निर्माणकारी तत्व बोला जाता है। तो ये जो 8 प्रमुख खनिज हैं जिनसे 98% क्रस्ट का फॉर्मेशन हो चुका है, हुआ है, वो कौन कौन से हैं? तो मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका, एक कोड बताया था। वो कोड था ओ साई। तो हमारे क्रस्ट के फॉर्मेशन में जो भी मिनरल्स यूज हुए हैं परसेंटेज वाइज, तो सबसे ज्यादा हमारे भूपर पट्टी में है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन लगभग 46% के आसपास, 46.6% के आसपास है। फिर ओ फॉर ऑक्सीजन, एस फॉर सिलिकॉन, है ना। तो सिलिकॉन लगभग 27.7% के आसपास है। फिर ए फॉर एल्यूमिनियम, और ये जो एल्यूमिनियम है, अल्यूमिनियम, ये हमारे क्रस्ट में, भूपर पट्टी में लगभग 8.13% है।
फिर आई फॉर आयरन, और आयरन जो है हमारे भूपर पट्टी में लगभग 5% है क्रस्ट में। और इसके बाद बाकी जो 4 हैं उसमें कैल्शियम आ जाता है, कैल्शियम, फिर सोडियम आ जाता है, फिर पोटेशियम आ जाता है, और तब मैग्नीशियम। तो हमारा हमारी जो क्रस्ट है या मैग्नीशियम, मैग्नीशियम अराउंड 2% के आसपास ये बचता है। तो कहने का ये मतलब है कि हमारी जो क्रस्ट है यानी भूपर पट्टी, जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, सबसे ऊपरी आउटर मोस्ट लेयर है, उसका फॉर्मेशन हुआ है रॉक से, चट्टानों से। और चट्टान बोलते किसको हैं? तो चट्टान बोलते हैं हमारी जो ये भूपर पट्टी है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, इसमें मौजूद जितने भी ठोस और मुलायम पदार्थ हैं उन्हीं को हम कहते हैं रॉक्स यानी कि चट्टान। और ये जो चट्टान है या हमारी जो क्रस्ट है वह बनी है कई खनिजों के मिलने से। और हमारे भूपर पट्टी या जो चट्टान है उसका 98% बन गया इन्हीं 8 तत्वों से, इन्हीं 8 मिनरल्स से। इसीलिए इनको रॉक फॉर्मेशन एलिमेंट्स या चट्टान निर्माणकारी तत्व बोलते हैं। और ये प्रीलिम्स में पूछता भी है डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में, इसलिए मैंने आपको ये बताया। तो ये तो हुआ, इसका ये मतलब हुआ, कहने का ये मतलब हुआ कि जो ये हमारा आज का टॉपिक है चट्टान, अगर मैं यहाँ इस तरह से फिर से एक पृथ्वी का, अर्थ का एक वर्टिकल कॉलम काट के आपको फिर से बताऊं कि ये जो चट्टान टॉपिक है इसका संबंध हमारे अर्थ के किस हिस्से से है, किस लेयर से है, तो इसका संबंध क्रस्ट से है। क्रस्ट को ही हम लोग कहते हैं भूपर पट्टी, यानी हमारी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत। और जो हमारा टॉपिक है वो चट्टान है, रॉक्स है। तो हम लोग अब ये जानने वाले हैं कि हमारी जो ये भूपर पट्टी है यानी कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, इसमें कितने प्रकार के, कौन कौन से चट्टान हैं। तो देखिए, निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से किस चट्टानों के, अलग अलग प्रकार के चट्टानों के बनने का जो प्रोसेस रहा है वो अलग अलग रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि पृथ्वी कब अस्तित्व में आई? आज से 4.6 अरब साल पहले, है ना? तो पृथ्वी का जो अनुमानित उम्र बताया था, एज, वो 4.6 बिलियन ईयर्स बताया जाता है, क्योंकि पृथ्वी एग्जिस्टेंस में आई थी आज से 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, 4.6 अरब वर्ष पहले पृथ्वी अस्तित्व में आई। और फिर पृथ्वी का हम लोगों ने इंटीरियर स्ट्रक्चर पढ़ा है कि पृथ्वी ऊपर से नीचे तक 6,378 किलोमीटर की जो ये गहराई है, तो जो यहाँ अगर 0 किलोमीटर देखें तो सबसे ऊपरी परत, इसके ऊपर तो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है। इसीलिए ये जो पृथ्वी जो एकदम आग का गोले के समान थी, सबसे पहले ये वाला हिस्सा कूल डाउन हो गया, शीतल होकर, ठंडा होकर सॉलिड हो गया यानी ठोस हो गया। फिर जैसे जैसे नीचे जाते हैं तापमान बढ़ता जाता है, यानी कि नीचे लंबा टाइम लगा पृथ्वी को सॉलिड होने में। लेकिन सबसे जो ऊपरी आउटर मोस्ट लेयर, ऊपरी परत, ये जल्दी ठंडी हो गई और ठोस हो गई पृथ्वी की अन्य परतों की तुलना में। इसीलिए हमारे भूपर पट्टी या जो क्रस्ट में जो रॉक्स पाई जाती है, जो चट्टानें पाई जाती हैं, जो कि उनके बनने का प्रोसेस इस 4.6 बिलियन ईयर्स के दौरान बनने का प्रोसेस अलग अलग रहा है। इसीलिए निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से ना, है ना, प्रोसेस ऑफ मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से चट्टानें 3 ही प्रकार की होती हैं। तो एक को हम लोग बोलते हैं आग्नेय चट्टान, और ये जो आग्नेय चट्टान होते हैं ना, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। और इसके बाद दूसरे प्रकार का जो चट्टान है इसको हम लोग बोलते हैं अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान का एक और नाम है परतदार चट्टान।
परतों में ये चट्टानें होती हैं, है ना। इसीलिए इसका इंग्लिश में नाम होता है सेडिमेंटरी रॉक्स, सेडिमेंटरी रॉक्स। और जो तीसरे प्रकार का चट्टान होता है इसको बोलते हैं रूपांतरित, रूपांतरित, या इसका एक और नाम है कायांतरित, रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। तो इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, तो निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से तीन ही प्रकार के चट्टान होते हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। इंग्लिश में बोले तो इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो बारी बारी से हम लोग पहले इग्नियस रॉक्स यानी आग्नेय चट्टान को समझेंगे, फिर हम लोग अवसादी चट्टान को समझेंगे और तब रूपांतरित यानी कायांतरित यानी मेटामॉर्फिक रॉक को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आग्नेय चट्टान यानी कि इग्नियस रॉक्स को। और इसको हम लोग जितने भी डायमेंशन होते हैं एक रॉक्स को पढ़ना के लिए, जो कि आप न केवल स्टेट पीसीएस बल्कि यूपीएससी के क्वेश्चंस को भी कर पाए, हम उन सभी डायमेंशंस को लेकर चलने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अब हम लोग आग्नेय चट्टान यानी कि इग्नियस रॉक्स के बारे में पढ़ने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले देखिए आग्नेय शब्द मैं हिंदी में लिख रहा हूं यहां पर, आग्नेय, ठीक है। और आग्नेय को यहां पर मैं एक शब्द लिखता हूं इग्नेस, इग्नेस, है ना, हिंदी में भी लिख देता हूं इग्नेस। और ये कैसा वर्ड है, ये लैटिन भाषा है ना, लैटिन वर्ड है। तो ये जो इग्निस है ना, एक लैटिन भाषा का शब्द है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है अग्नि, अग्नि, फायर, है ना। और इसी इग्निस से बना है इग्नियस, इसी इग्निस से बना है इग्नियस। और आग्नेय चट्टान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इग्नियस। तो इससे तो आपको लगता है कि आग्नेय, आप हिंदी में भी देखिए आग्नेय मतलब आग से बना हुआ। तो कहने का ये मतलब है कि आग्नेय जो शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द इग्निस से बना है। इग्निस का शाब्दिक अर्थ होता है अग्नि और इग्निस से ही बना है इग्नियस। तो इसका ये मतलब हुआ कि आज से 4.6 अरब साल पहले, अरब वर्ष पहले, यानी कि 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, जब हमारी पृथ्वी अस्तित्व में आ गई, when our earth came into existence, है ना, अराउंड 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, आज से करीब 4.6 अरब साल पहले जब हमारी पृथ्वी अस्तित्व में आई, तो सबसे पहले इसका जो ऊपरी परत था वो शीतल होकर ठोस हो गया। सबसे ऊपरी परत यानी भूपर पट्टी का भी जो सबसे ऊपरी हिस्सा है वो। अब भूपर पट्टी के नीचे का जो हिस्सा है, ये भूपर पट्टी का, ये तो क्या था, लिक्विड स्टेज में था, क्योंकि नीचे जाएंगे तो तापमान ज्यादा है तो धीरे धीरे ठंडा होगा। तो आज से 4.6 अरब वर्ष पहले जब पृथ्वी एकदम तरल तप्त आग का गोला थी, एकदम लिक्विड हॉट, एकदम फायर लाइक स्ट्रक्चर थी, तो तरल और तप्त आग का गोला थे, तो धीरे धीरे जब वो शीतल होकर ठंडी हुई तो धरातल के नीचे यानी भूपर पट्टी के नीचे, भूपर पट्टी के नीचे जो तरल और तप्त मैग्मा था, ये कैसा मैग्मा, तरल व एकदम गर्म तप्त मैग्मा जो था, वो जब शीतल होकर ठोस हो गया तब जाकर आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ। यानी कि शीतल होकर जब वो ठोस हो गया तब जाकर आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ। यानी कि कहने का ये मतलब है कि पृथ्वी के अस्तित्व में आने के बाद
जो चट्टान सबसे पहले हमारे भूपर पट्टी में जो क्रस्ट में बनी वो थी इग्नियस रॉक। यही चट्टान सबसे पहले बनी। तो इसीलिए इस चट्टान को प्राइमरी रॉक्स यानी कि प्राथमिक चट्टान भी बोलते हैं, क्योंकि पृथ्वी के अस्तित्व में आने के ठीक बाद जो धरातल के नीचे तरल और तप्त मैग्मा था उसके शीतल होकर ठोस होने से ये चट्टान बने। और इस बार जो 71st बीपीएससी का पीटी एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा कि लावा के शीतल होकर ठोस होने से कौन सा चट्टान बनता है, यानी लावा के कूलिंग प्रोसेस से जो सॉलिडिफिकेशन होता है उससे कौन सा रॉक बनता है, तो उससे आग्नेय चट्टान यानी इग्नियस रॉक बनता है। देखिए मैग्मा हम तब तक बोलते हैं जब वो हमारी धरती के नीचे अगर वो ज्वालामुखी क्रिया के कारण बाहर आती है तो वो लावा कहलाती है। तो जब लावा शीतल होकर ठोस होता है ना तो उससे आग्नेय चट्टान बनती है, इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन होता है। तो चूंकि सबसे पहले इसी चट्टान का निर्माण हुआ इसीलिए इसको प्राथमिक चट्टान बोलते हैं। और फिर इसी से बाद में अवसादी यानी कि सेडिमेंट्री रॉक का भी निर्माण हुआ। इसी से बाद में अवसादी चट्टान का भी निर्माण हुआ और फिर जो रूपांतरित या कायांतरित चट्टान है उसका भी निर्माण हुआ। इसीलिए ये एकदम बेसिक मतलब कह सकते हैं ना आधारभूत एकदम जिसके ऊपर जिस चट्टान के ऊपर अवसादी और रूपांतरित चट्टानों का निर्माण हुआ है वही है आग्नेय चट्टान, वही है इग्नियस रॉक्स। और हमारी जो पृथ्वी का आउटर मोस्ट लेयर है यानी हमारी पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी परत है, ये क्या है ऊपरी परत, और ये क्या है क्रस्ट है भूपर पट्टी। तो इसमें इसके निर्माण में 90% हिस्सा जो है ना इसके पूरे निर्माण में इसके फॉर्मेशन में 90% ये ऊपर से नीचे 90% हिस्सा इग्नियस रॉक का है, आग्नेय चट्टान का है। यानी हमारी भूपर पट्टी में जो 3 प्रकार के रॉक्स हैं उसमें सबसे ज्यादा 90% कौन सा चट्टान है, आग्नेय चट्टान इग्नियस रॉक्स। यानी हमारी भूपर पट्टी के निर्माण में इग्नियस रॉक्स का योगदान 90% है, आग्नेय चट्टानों का कंट्रीब्यूशन। अब इसके आगे हम लोगों को क्या जानना चाहिए कि हमारे भूपर पट्टी में यानी हमारी क्रस्ट में पोजीशन लोकेशन मतलब कहाँ कहाँ आग्नेय चट्टान है और वो किस प्रकार बने, इसके आधार पर आग्नेय चट्टान को भी 2 भागों में बांटा जाता है। तो आग्नेय चट्टानों को स्थिति और संरचना मतलब लोकेशन और स्ट्रक्चर के आधार पर इग्नियस रॉक्स को 2 भाग में बांटा जाता है। तो कौन कौन से 2 भाग में, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं आग्नेय चट्टान यानी इग्नियस रॉक्स है ना, इग्नियस रॉक्स, तो स्थिति और संरचना यानी लोकेशन और स्ट्रक्चर के अनुसार इसको 2 भाग में बांटते हैं। कौन से 2 भाग में बांटते हैं आग्नेय चट्टान को, तो एक जो भाग होता है इसको बोलते हैं अंतःनिर्मित, अंतःनिर्मित आग्नेय चट्टान, अंतःनिर्मित आग्नेय चट्टान। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रूसिव, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। और जो दूसरा इग्नियस रॉक्स होता है इसको बोलते हैं बाह्य, बाह्य आग्नेय चट्टान बोलते हैं, बाह्य आग्नेय चट्टान। और फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सट्रूसिव, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ठीक है, तो ये जो हम मान ले कि ये हम एक मोटा सा बना ले ये हमारा भूपर पट्टी यानी कि क्रस्ट है, इस तरह से ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। तो जो जो आग्नेय चट्टान जो इग्नियस रॉक्स
एकदम नीचे की ओर कूलिंग, शीतल होकर, कूल डाउन होकर ठोस हो गए, सॉलिड हो गए, इनको हमने क्या बोला? इनको बोला अंतः निर्मित आग्नेय चट्टान, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। और जो मैग्मा हमारे सरफेस के ऊपर, धरातल के ऊपर आ गया, इसको हमने कहा एक्सट्रूसिव, यानी बाह्य आग्नेय चट्टान। तो ज्वालामुखी की क्रिया से, वॉल्केनिक एक्शन से, अगर ये मैग्मा ऊपर आकर हमारे क्रस्ट को तोड़कर ऊपर आकर एक प्लेटू बन जाए, एक पठार बन जाए, जिसको ज्वालामुखी पठार बोलते हैं, तो उसमें जो चट्टान है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाह्य आग्नेय चट्टान। और अगर मैग्मा ऊपर ना आकर हमारे क्रस्ट के निचले हिस्सों में ही ठंडा होकर सॉलिड हो गया, तो उसको हमने कहा इंट्रूसिव, यानी कि अंतः निर्मित आग्नेय चट्टान। तो सबसे पहले अब हम लोग ये जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स है, यानी कि जो अंतः निर्मित आग्नेय चट्टान है, उसको पहले समझते हैं कि वो कैसे बना, वो कितने प्रकार का है, और कुछ आपको इमेजेस भी दिखाएंगे इग्नियस रॉक्स का, इंट्रूसिव अंतः निर्मित आग्नेय चट्टान का, और फिर बाह्य निर्मित आग्नेय चट्टान का भी कुछ आपको इमेज भी दिखाएंगे। तो अब हम लोग सबसे पहले अंतः निर्मित यानी इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स को समझते हैं। तो ये जो अंतः निर्मित, यानी कि जो क्रस्ट के नीचे नीचे ही आग्नेय चट्टान बन गया, हमारे क्रस्ट के ऊपर नहीं आ पाया, तो अंतः निर्मित आग्नेय चट्टान। अब ये जो चट्टान है ना, इसको भी अगर हम इसको लिख देते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, तो ये चट्टान भी दो तरह का होता है। इसको भी दो पार्ट में बांटते हैं। कौन कौन से पार्ट में? तो एक को बोलते हैं पातालीय, पातालीय है ना, अंतर्जात, पातालीय अंतर्जात आग्नेय चट्टान। मतलब एकदम गहराई में, एकदम पाताल में, यानी क्रस्ट के एकदम निचले हिस्से पर जो आग्नेय चट्टान बनता है, उसको हम कहते हैं पातालीय अंतर्जात आग्नेय चट्टान। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्लूटोनिक, प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स। और वो आग्नेय चट्टान जो पाताल से थोड़ा ऊपर उठता है, लेकिन वो भी ऊपर पट्टी यानी क्रस्ट के ऊपर नहीं आता, लेकिन वह सरफेस यानी ऊपरी जो भाग है क्रस्ट के, उससे थोड़ा गहराई में, यानी मिडिल पार्ट ऑफ द क्रस्ट, भूपर पट्टी के मध्य वाले हिस्से में शीतल होकर ठोस हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मध्यवर्ती। इसको हम लोग बोलते हैं मध्यवर्ती अंतर्जात, मध्यवर्ती अंतर्जात आग्नेय चट्टान, मध्यवर्ती अंतर्जात आग्नेय चट्टान बोलते हैं। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइपा बेसल, हाइपा बेसल इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं कि किसको बोला जाता है पातालीय अंतर्जात आग्नेय चट्टान, और जो एकदम गहराई में आग्नेय चट्टान है भूपर पट्टी के, उसको प्लूटोनिक क्यों बोला जाता है? कोई और नाम दे सकते थे, ऐसा क्यों, ये भी हम समझते हैं। इसको समझ लेंगे तब फिर हम लोग इसको समझेंगे, हाइपाबेसल इग्नियस रॉक्स को। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पातालीय अंतर्जात आग्नेय चट्टान को समझते हैं। तो देखिए, अब अगर मैं यहां आपको समझाने के लिए पृथ्वी का जो आउटर लेयर है, उसको अगर मैं थोड़ा मोटा बनाऊं दिखाने के लिए, हालांकि वो ज्यादा मोटा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए अगर मैं बनाऊं कि ये हमारे पृथ्वी का क्रस्ट है, सबसे ऊपरी भाग है हमारे क्रस्ट पृथ्वी का, तो जो भी
जो भी मैग्मा है ना, जो भी मैग्मा एकदम पाताल में, एकदम गहराई में शीतल होकर ठोस हो गया है ना, आफ्टर कूलिंग प्रोसेस बिकेम सॉलिड, तो उसी को बोला गया पातालीय अंतर्जात आग्नेय चट्टान। अब ये एकदम गहराई में ये शीतल होकर ठोस हो गया, ठीक है। तो इसको हमने कहा पातालीय अंतर्जात आग्नेय चट्टान। तो एक देश है यूनान, यूनान एक देश है, इसको आप लोग जानते होंगे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीस, ठीक है। तो यूनान में वहां के लोग पाताल देवता की पूजा करते हैं, वहां के लोग पाताल देवता की पूजा करते हैं, और वहां पर पाताल देवता को बोला जाता है प्लूटो। इसीलिए भारत, मतलब इसीलिए हम लोगों ने जो भूपर पट्टी में यानी क्रस्ट में सबसे निचले लेवल पे जो चट्टान, जो लावा शीतल होकर ठोस हुआ, उसको हम लोग कहने लगे प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स बोलने लगे, यानी पातालीय अंतर्जात आग्नेय चट्टान। लेकिन आप जानते हैं कि ऊपर से नीचे आने पर टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है, इसीलिए जो ऊपरी हिस्से में रॉक्स है वो तो जल्दी ठंडा हो गया, लेकिन नीचे का जो लावा था, मैग्मा था, वो धीरे धीरे ठंडा हुआ। इसीलिए जो सबसे गहराई में आग्नेय चट्टान है, इग्नियस रॉक्स है, वो काफी टाइम लिया सॉलिड होने में। इसीलिए इसके जो टुकड़े हैं ना, वो बड़े बड़े हैं, काफी छोटे छोटे टुकड़े क्रिस्टलाइन फॉर्म में, मतलब ये नहीं है, ये थोड़ा सा बड़े बड़े टुकड़ों में है, क्योंकि इसका कूलिंग प्रोसेस धीरे धीरे हुआ है, क्योंकि नीचे की तरफ टेम्परेचर अधिक अधिक है, इसीलिए ये बड़े बड़े टुकड़ों में होता है ये पातालीय अंतर्जात आग्नेय चट्टान। और अगर इसका कोई एग्जाम्पल आपको देना चाहें तो उसको बोलते ग्रेनाइट। ग्रेनाइट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स। तो ये सबसे अच्छा उदाहरण है प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स का, ग्रेनाइट का जो चट्टान होता है। और ये हमारे धरातल पर तभी प्रकट होते दिखते हैं, कहते हैं कि हम अपने सरफेस पे जो ग्रेनाइटिक रॉक्स तभी देख पाएंगे जब कहीं पर बहुत हेवी इरोजन हो, कहीं पे क्रस्ट का बहुत बड़े पैमाने पर अपर्दन हो, तब जाकर ये हमको दिखते हैं। या फिर इस सरफेस का अंतर्जात बलों के कारण, एंडोजेनेटिक फोर्सेस के कारण अपलिफ्टमेंट हो जाए, उत्थान हो जाए, तब ये हमको अपने धरातल पर, क्रस्ट पर दिखाई देते हैं। तो ये तो बात हो गई अंतर्जात आग्नेय चट्टानों की, जो सबसे अधिक गहराई में शीतल होकर ठोस हो गए। अब बात हम लोग करते हैं वैसे आग्नेय चट्टानों की जो धरातल के ऊपर तो नहीं आए, लेकिन वो मध्यवर्ती भागों में अलग अलग आकृतियों में शीतल होकर ठोस हो गए, इस तरह से उठे और अलग अलग शेप्स में वो शीतल होकर ठोस हो गए। कहीं वो इस तरीके से, किस इस तरीके से, है ना, कहीं वो इस तरीके से, अलग अलग जो है। और ये क्या, ये लेयर्स है, अलग अलग लेयर्स है ना, लावा का। और इसमें वो जो मिडिल पार्ट ऑफ द क्रस्ट है, उसमें वो इस तरीके से शीतल होकर ठोस हो गए। तो इसी को, ऐसे आग्नेय चट्टानों को ही बोलते हैं, ऐसे ही आग्नेय चट्टानों को बोलते हैं मध्यवर्ती, मध्यवर्ती अंतर्जात आग्नेय चट्टान। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपरबेसल इग्नियस रॉक्स। तो कहने का मतलब, अगर मैं फिर बताऊं कि अगर मैग्मा या लावा धरातल पर न प्रकट होकर धरातल के नीचे ही जो होल्स होते हैं, जो क्रैक्स होते हैं, जो जो नलिकाएं, जो पाइप्स होते हैं, उसी में अगर शीतल होकर ठोस हो जाए, तो वैसे आग्नेय चट्टानों को हम बोलते हैं मध्यवर्ती अंतर्जात आग्नेय चट्टान, हाइपरबेसल इग्नियस रॉक्स। और इसका कुछ अगर हम बताएं चट्टानों में एग्जाम्पल, तो इसमें मैग्नेटाइट, जो मैग्नेटाइट होता है
और डोलोमाइट होता है वो अंतर्जात आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल है, मध्यवर्ती अंतर्जात आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। और जो ग्रेनाइट होता है वो पातालीय अंतर्जात आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, जबकि मैग्नेटाइट और डोलोमाइट मध्यवर्ती अंतर्जात आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। लेकिन चूंकि ये अलग अलग आकृतियों में शीतल होकर ठोस होते हैं, तो हर आकृति का कुछ न कुछ नाम होता है। जैसे अगर ये उत्तल आकृति में शीतल होकर ठोस हो जाए तो उसको जैसे कि इसको बोलते हैं लैकोलिथ। अगर उत्तल आकृति में ये शीतल हो, ये मैग्मा उत्तल यानी कि कन्वेक्स स्ट्रक्चर में ये शीतल होकर ठोस हो जाए, तो इसी को बोलते हैं लैकोलिथ, है ना, लैकोलिथ। और अगर ये कनकेव यानी कि ये अवतल स्ट्रक्चर में शीतल होकर ठोस हो जाए, तो फिर इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लोपोलिथ, लोपोलिथ। और सबसे नीचे, मतलब सबसे नीचे जो मैग्मा शीतल होकर ठोस हो जाए, लेकिन वो प्लूटोनिक से ऊपर हो, तो इसको बोलते हैं बैथोलिथ। सबसे नीचे जो मध्यवर्ती अंतर्जात आग्नेय चट्टान है, इसको बैथोलिथ बोलते हैं। जो क्षैतिज रूप से जो हॉरिजॉन्टली शीतल, क्षैतिज रूप से शीतल होकर ठोस हो जाए, तो इसको जो है ना सिल बोलते हैं, सिल। और जो परपेंडिकुलरली यानी लंबवत रूप में शीतल होकर ठोस हो जाए, तो इसको डाइक बोलते हैं। जैसे इसका मैं आपको इमेज दिखाता हूं, मध्यवर्ती अंतर्जात आग्नेय चट्टान का आपको मैं एक इमेज दिखाता हूं, उससे आपकी ऑब्जेक्टिविटी और क्लियर हो, आप और अच्छे से समझ पाएंगे। तो बस कुछ चंद सेकेंड आप वेट करें, और मैं आपको जो हाइपरबेसल इग्नियस रॉक यानी जो मध्यवर्ती अंतर्जात आग्नेय चट्टान है, उसका मैं एक आपको इमेज दिखाता हूं। ये है इमेज उसका, देखिए यहाँ पे। तो आप देखिए कि जो मध्यवर्ती अंतर्जात आग्नेय चट्टान है, मध्यवर्ती अंतर्जात आग्नेय चट्टान जो सबसे नीचे और बड़े स्ट्रक्चर में शीतल होकर ठोस हुआ है, ये काफी बड़ा स्ट्रक्चर है। और जो सबसे नीचे शीतल होकर ठोस हुआ है, इसको बोलते हैं बैथोलिथ, बैथोलिथ। उसी तरह से ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो उत्तल है, इसको बोलते हैं लैकोलिथ। कन्वेक्स जो है, इसको बोलते हैं लैकोलिथ। उसी तरीके से इसमें नहीं, इस पिक्चर में है, लेकिन जो इस तरीके से शीतल होकर ठोस हो जाए, इसको बोलते हैं लोपोलिथ। और अगर क्षैतिज रूप से ये शीतल होकर ठोस हो जाए, तो ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं सिल। और अगर परपेंडिकुलरली शीतल होकर ये मध्यवर्ती अंतर्जात आग्नेय चट्टान बन जाए, मैग्मा लंबवत रूप में शीतल होकर ठोस हो जाए, तो इसको बोलते हैं डाइक, है ना। तो ये सब कुछ वैसे स्ट्रक्चर्स हैं हैपाबेसल इग्नियस रॉक्स के, लेकिन इसमें जो पत्थर होता है, चट्टान होता है, बेसिकली मैग्नेटाइट और डोलोमाइट प्रकार का होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई अंतर्जात आग्नेय चट्टान की। और जो अंतर्जात आग्नेय चट्टान है, जो अंतर्जात आग्नेय चट्टान है, यहां मैंने आपको दिखाया कि अंतर्जात आग्नेय चट्टान या जो अंतः निर्मित आग्नेय चट्टान है, ये होता है दो प्रकार का। एक पातालीय अंतर्जात आग्नेय चट्टान जो सबसे गहराई में शीतल होकर ठोस हुआ, इसका कण, ये बड़े बड़े आकार का कण होता है, और इसको प्लूटोनियस इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल हो गया जैसे कि ग्रेनाइट। और उससे थोड़ा ऊंचाई पर अलग अलग आकृतियों में जो लावा शीतल होकर ठोस हुआ, इसको हम क्या बोलेंगे? मध्यवर्ती अंतर्जात आग्नेय चट्टान, जैसे कि मैग्नेटाइट और डोलोमाइट। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग ना एक और आपको इमेज दिखाएंगे। यहाँ मैंने ये दिखाने का प्रयास किया।
अब देखिए इस इमेज में आप देखिए कि जो बाह्य आग्नेय चट्टान है, जो हम लोग पढ़ेंगे, बाह्य आग्नेय चट्टान, जिसको हम लोग लिखे थे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। बाह्य आग्नेय चट्टान, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोले थे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, ये तब बनता है जब देखिए इस इमेज को, कि जब ये जो मैग्मा है ये हमारे क्रस्ट को तोड़कर बाहर निकल गया, और ये जो लावा है ये पूरा हमारे भूपर पट्टी यानी क्रस्ट पर इस तरीके से फैल गया। तो ये जो लावा लेयर बाय लेयर फैलता चला गया और दूर तक फैलकर, और चूंकि ऊपर एटमॉस्फेयर है इसीलिए बहुत जल्दी हीट रिलीज हुआ, तो ये शीतल होकर ठोस हो गया। तो ऐसे जो ये चट्टान बना, इसी को हम कहते हैं बाह्य आग्नेय चट्टान। और इसका बेस्ट एग्जांपल अगर पत्थरों में बात करें तो इसका बेस्ट एग्जांपल है बेसाल्ट। बेसाल्टिक रॉक जो होता है बेसाल्ट, वह बाह्य आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, यानी एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का उदाहरण है। जबकि जो पातालीय अंतर्जात आग्नेय चट्टान है वो ग्रेनाइटिक है और ये है बेसाल्टिक। तो जो बेसाल्ट के पत्थर होते हैं वह धरातल पर प्रकट होकर जब शीतल होकर ठोस होते हैं तो उससे एक पठार बन जाता है। और चूंकि ज्वालामुखी क्रिया से बनते हैं इसलिए ऐसे पठार को, ऐसे प्लेट्यू को वॉल्केनिक प्लेटू यानी ज्वालामुखीय पठार बोलते हैं। और चूंकि बेसाल्ट जो होता है ना, बेसिकली भले मैं लाल से लिख रहा हूं, लेकिन जो बेसाल्ट होता है वो काले रंग का होता है। तो जहां भी बेसाल्ट के चट्टान होंगे ना, वो काले रंग का प्लेटू, काले रंग का पठार होगा। और फिर इसी का जो अपक्षय और अपर्दन हुआ, जो वेदरिंग और इरोजन हुआ, तो जहां जहां बेसाल्ट का चट्टान है, बेसाल्ट का पत्थर है, वहां कौन सी मिट्टी बनी? वहां काली मिट्टी का निर्माण हुआ, ब्लैक सॉइल का निर्माण हुआ है जहां जहां बेसाल्टिक रॉक्स है। तो बेसाल्ट एक बाह्य आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। जब कभी भी ज्वालामुखी का विस्फोट हो या क्रैक से ज्वालामुखी का लावा ऊपर आए और वो लावा शीतल होकर ठोस हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में वो एक प्लेटू पठार बन जाता है और उसमें जो पत्थर होता है वो बेसाल्ट का होता है। तो वो हो गया आपका एक्सट्रूसिव यानी बाह्य आग्नेय चट्टान। अब इसको हम लोग कुछ आपको फिर से कुछ चित्र आपको दिखाने का मैं प्रयास करता हूं, कुछ रॉक्स का इमेज आपको दिखाने का, ताकि आप समझें कि कौन कौन सा इग्नियस रॉक्स, कौन कौन सा इंट्रूसिव, कौन कौन सा एक्सट्रूसिव। तो यहाँ पर पहले आप थोड़ा सा इस इमेज को देखिएगा। इस इमेज को आपको मैं दिखाता हूँ, दोनों इमेजेस को आप देखिए। यहाँ पे इस इमेज को आप देखिए। अब यहाँ देखिए लिखा है ना इंट्रूसिव, है ना। इंट्रूसिव का मतलब अभी मैंने बताया ना कि अंतर्जात, यानी जब एकदम गहराई में मैग्मा शीतल होकर ठोस हो गया तो उससे जो चट्टान बना उसको अंतर्जात यानी इंट्रूसिव, जो एकदम गहराई में। अब देखिए इंग्लिश में यहाँ लिखा है कोर्स ग्रेन्ड, यानी कि इसके जो कण होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, महीन कण नहीं होते। अब इसमें ये कैसा, ये ग्रेनाइट का पत्थर है, यही है ग्रेनाइट। तो जो अंतर्जात आग्नेय चट्टान है उसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ग्रेनाइट का पत्थर है। ये जो पत्थर है, ये जो पत्थर है ना, ये जो पत्थर है ये ग्रेनाइट का पत्थर है। और इससे कुछ ऊंचाई पर, इससे कुछ ऊंचाई पर और अगर वो धरती को तोड़कर यानी भूपर पट्टी को तोड़कर बाहर निकल आए, जिसको कहते हैं एक्सट्रूसिव। एक्सट्रूसिव मतलब बाह्य आग्नेय चट्टान। तो इसमें जो कण होते हैं ना, फाइन ग्रेन्ड यानी महीन कण होते हैं, और वो जब शीतल होकर ठोस होता है, देखिए काले रंग का है ना ये, इसी को बोलते हैं बेसाल्ट, बेसाल्टिक रॉक। तो जो बेसाल्ट का पत्थर है, बेसाल्ट, जो बेसाल्ट का पत्थर है ये बाह्य आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। और जो ये ग्रेनाइट का पत्थर है ये अंतर्जात आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। और इस वाले इमेज में आप देखिए, यहाँ देखिए इग्नियस लिखा है, तो इग्नियस माने आग्नेय चट्टान। अब देखिए ये इसमें आपको बड़े बड़े कण दिख रहे हैं,
अब ये परतदार देख रहे हैं, इसको मेटामॉर्फिक, और इसका रूप परिवर्तन हुआ तो ये सेडिमेंट्री। तो ये तीन प्रकार के रॉक्स हैं, और ये यही तीनों प्रकार के जो चट्टाने हैं, पत्थर हैं, वो हमारे क्रस्ट में यानी भूपर पट्टी में हैं। सबसे पहले इग्नियस का निर्माण हुआ, और फिर मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक्स बन रहे हैं अभी भी। अभी आपको आगे समझाऊंगा। तो यहाँ पर बेसिकली इस इमेज से क्लियर हुआ आपका कि ग्रेनाइट बेस्ट एग्जाम्पल है आंतरिक आग्नेय चट्टान का, बेसाल्ट बेस्ट एग्जाम्पल है बाह्य आग्नेय चट्टान का। हालांकि ये तीनों ही, ऊपर वाला तीनों ही जो है वो अंतर्जात आग्नेय चट्टान है, और नीचे वाला तीनों जो है वो बाह्य आग्नेय चट्टान है। तो इस तरीके से मैंने आपको अभी तक आग्नेय चट्टान को समझाया कि आग्नेय चट्टान पृथ्वी के अस्तित्व में आने के ठीक बाद जो मैग्मा शीतल होकर ठोस हुआ उसको आग्नेय चट्टान बोलते हैं, उसको प्राथमिक चट्टान भी बोलते हैं। और उसी से फिर अवसादी और रूपांतरित चट्टानों का निर्माण हुआ, और हमारी भूपर पट्टी का 90% हिस्सा आग्नेय चट्टानों से बना है। और आग्नेय चट्टान भी दो तरह का होता है, अंतर्जात और बाह्य। ये आपको समझाने का प्रयास किया। अब थोड़ा सा हम लोग ये समझेंगे कि आग्नेय चट्टान की क्या विशेषताएं होती हैं, है ना। आग्नेय चट्टान की विशेषताएं, ठीक है, ये भी आपको जानना चाहिए। आग्नेय चट्टान की विशेषताएं, तो सबसे पहली विशेषता आग्नेय चट्टान की क्या होगी। आग्नेय चट्टान की सबसे पहली विशेषता होती है काफी कठोर होते हैं, है ना, काफी सॉलिड होते हैं आग्नेय चट्टान। दूसरी विशेषता कि इनके कोई परत नहीं होती, आग्नेय चट्टानों में कोई लेयर नहीं होता, कोई परत। ये वाला आप इमेज देखिए आग्नेय चट्टान का, यहाँ अब इवन आप बेसाल्ट में भी देखेंगे इसमें कोई परत आपको नहीं दिखेगा। ग्रेनाइट भी देखेंगे इसमें कोई परत नहीं दिखेगा। यहाँ रायोलाइट लिखा हुआ, इसमें भी कोई परत नहीं आपको दिखेगा, है ना। तो आग्नेय चट्टान में एक तो काफी कठोर होते हैं, फिर कोई परत नहीं होता। फिर आग्नेय चट्टान जो है, अब आप एक इमेज, इस वाले ही इमेज को देखिए और इसकी एक और विशेषता को समझिए। देखिए इसको यहां से इस वाले इमेज से आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ये मिटा देंगे, और अब देखिएगा अगली विशेषता जो आग्नेय चट्टान का मैं बताना चाहता हूं कि देखिए आग्नेय चट्टान में कोई परत नहीं। इस इमेज को देखिएगा, बेसाल्ट को देखिए या ग्रेनाइट को देखिए, इसमें कोई, ये बेसाल्ट है ये ग्रेनाइट है, या नीचे वाला रायोलाइट है। देखिए क्योंकि आग्नेय चट्टान में कोई परत नहीं होता। परत, तब परत होगा तो ज्वाइंट भी होगा, तो ना तो कोई लेयर होता है और ना कोई ज्वाइंट होता है। इसीलिए इसमें आग्नेय चट्टानों में ना जल का प्रवेश नहीं हो पाता या बहुत कम हो पाता है। इसीलिए ये जो आग्नेय चट्टान है इसका रासायनिक अपक्षय नहीं हो पाता। यानी कि आग्नेय चट्टानों में जो टूट फूट होती है वो दूसरे विधि से होती है, रासायनिक विधि से नहीं होती। अपक्षय का मतलब जब चट्टानों में टूट फूट हो और टूटे फूटे पदार्थ वहीं रह जाए, और अगर हट जाए तो वह अपरदन। तो जो रासायनिक अपक्षय आग्नेय चट्टानों का नहीं होता, क्योंकि रासायनिक अपक्षय तब होता जब इसमें जल प्रवेश कर जाता, और फिर इसमें जल में जो खनिज आसानी से घुल जाता वो नीचे चला जाता, तो हानि हो जाती। घुलनशील खनिज घुल कर निकल जाते, उसको अपक्षय हो जाता। तो कहने का मतलब है कि चूंकि आग्नेय चट्टानों में जल का प्रवेश अत्यंत ही कम या न के बराबर होता है, इसीलिए आग्नेय चट्टानों का रासायनिक अपक्षय नहीं होता। तो फिर इनमें टूट फूट कैसे होती है, क्योंकि इन्हीं से तो फिर कालांतर में अवसादी चट्टान या रूपांती चट्टान बना। तो इनका जो टूट फूट होता है वो भौतिक होता है, भौतिक अपक्षय, या इसको यांत्रिक अपक्षय भी बोलते हैं। वो क्या होता है, तो इनमें टूट फूट होगा
कि लगातार तीव्र गति से जल का प्रहार होता रहे, है ना, खूब वर्षा हो तो प्रहार से जो ऊपरी परत है वो कमजोर हो, टूटे फूटे, या फिर सूर्य के तापीय प्रभाव से, या सूर्य का जो हीटिंग प्रोसेस इफेक्ट है उससे ये ऊपरी संरचना कमजोर हो, टूट फूट हो, या तेज वायु के बहने से घर्षण हो, फ्रिक्शन हो और ऊपरी परत कमजोर हो, उसमें टूट फूट हो। इसी को बोलते हैं भौतिक यांत्रिक अपक्षय। अतः एक और विशेषता क्या हुआ आग्नेय चट्टानों का, आग्नेय चट्टानों का एक और विशेषता हुआ कि आग्नेय चट्टानों का रासायनिक अपक्षय नहीं होता, अपितु भौतिक या यांत्रिक अपक्षय होता है। ठीक है। और फिर सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो परीक्षाओं में ना पूछा जाता है कि क्या आग्नेय चट्टान में जीवाश्म होता है, क्या आग्नेय चट्टान में फॉसिल्स होते हैं, तो नहीं होते। क्यों? क्योंकि पृथ्वी अस्तित्व में आई कब? 4.6 अरब साल पहले, और उसके ठीक बाद बना कौन सा चट्टान? आग्नेय चट्टान। तो जिस समय आग्नेय चट्टान बना उस समय हमारे पृथ्वी पर कोई वेजिटेशन, कोई वनस्पति नहीं था, कोई जीव जंतु नहीं था, ना मनुष्यों का ही जन्म हुआ था। तो जब किसी प्रकार का जीव था ही नहीं तो फिर आग्नेय चट्टान में जीवाश्म कहां से आएगा? इसीलिए आग्नेय चट्टान में कोई जीवाश्म या कोई फॉसिल नहीं होता, है ना, कोई जीवाश्म नहीं होता। ये आग्नेय चट्टानों की विशेषता हो गई। अब एक और चीज मैं आपको बताऊं कि आग्नेय चट्टानों में ना, ये जो इग्नियस रॉक्स में लिख रहा हूं, आग्नेय चट्टान, आप समझिएगा इंग्लिश में लिख रहा हूं, हालांकि मैं बोल तो हिंदी में रहा हूं, ये आग्नेय चट्टान। अब इसमें आप जानते हैं ओसाई, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन। तो सिलिकॉन मीन्स क्या? सिलिका। तो जिस आग्नेय चट्टान में, अब ये भी दो प्रकार का होता है, सिलिका के कंटेंट के आधार पर, अगर सिलिका की मात्रा, जिस आग्नेय चट्टान में सिलिका की जो मात्रा है, अगर सिलिका की मात्रा 65% से 85% हो ना, तो वो जो आग्नेय चट्टान होता है उसको अम्लीय आग्नेय चट्टान बोलते हैं। अम्लीय आग्नेय चट्टान, है ना, यानी कि एसिडिक इग्नियस रॉक। एसिडिक इग्नियस रॉक उसको बोलते हैं जिसमें सिलिका का परसेंटेज होता है 65 to 85%। और जिस आग्नेय चट्टान में सिलिका की जो मात्रा होती है, सिलिका की मात्रा 45% से लेकर 65% तक होती है, इसको बोलते हैं क्षारीय, क्षारीय आग्नेय चट्टान बोलते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अल्कलाइन, अल्कलाइन इग्नियस रॉक्स बोलेंगे। और इसका अगर कुछ एग्जाम्पल देना चाहें तो अम्लीय आग्नेय चट्टान का बेस्ट एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट का जो पत्थर है वो अम्लीय आग्नेय चट्टान है, और जो क्षारीय आग्नेय चट्टान है, अल्कलाइन है, उसका बेस्ट एग्जाम्पल है बेसाल्ट। तो जो बेसाल्टिक रॉक होता है, जो बेसाल्टिक चट्टान होता है वह क्षारीय होता है, और जो ग्रेनाइटिक चट्टान होता है वो अम्लीय होता है। अम्लीय आग्नेय चट्टान जो वो कम, वो गाढ़ा अधिक होता है, ये अधिक गाढ़ा होता है ना। और जो क्षारीय यानी बेसाल्ट होता है ये कम गाढ़ा होता है। इसीलिए जब कभी ज्वालामुखी विस्फोट या ज्वालामुखी एरप्शन यानी उद्गार के समय, वोल्केनोइक एरप्शन या ज्वालामुखी उद्गार के समय बेसाल्ट निकलता है ना, तो कम गाढ़ा होता है तो वो दूर तक फैलता है, और उसके शीतल होकर ठोस होने से पठार बन जाता है ना। जैसे कि दक्कन का पठार, भारत में कैसा पठार है? एक ज्वालामुखीय पठार है जो बेसाल्ट के शीतल होकर ठोस होने से बना है। जबकि ग्रेनाइट चूंकि अधिक गाढ़ा है, तो जब वॉल्केनिक इरप्शन या विस्फोट के साथ ज्वालामुखी क्रिया होती है तो वो क्षैतिज रूप से कम, ऊंचाई में वो ज्यादा जाता है, और तब परत दर परत शीतल होकर ठोस होता है।
तो इस तरह से जो संरचना बनती है इसको हम ज्वालामुखी पर्वत बोलते हैं। ठीक है, और इस तरह से जो संरचना बनी इसको हम ज्वालामुखी पठार बोलते हैं। तो पठारों में ज्यादातर बेसाल्टिक रॉक, और जहां ज्वालामुखी पर्वत होते हैं नीचे जो टूट कर चट्टानें गिरती हैं वो ग्रेनाइटिक रॉक होती हैं। यही अंतर है अम्लीय और क्षारीय आग्नेय चट्टानों का। इस तरह से विशेषताओं के साथ पूरे दृष्टिकोण, पूरे आयाम के साथ मैंने आपको आग्नेय चट्टान को समझाने का प्रयास किया। अब हम लोग समझेंगे कि किसको बोलते हैं अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान का दूसरा नाम भी होता है परतदार चट्टान, और उसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। तो अब इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग नाम लिखते हैं दूसरे प्रकार का चट्टान, अवसादी चट्टान। ठीक है, अवसादी चट्टान। इसका एक और नाम है परतदार चट्टान, परतदार चट्टान, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेडिमेंटरी रॉक्स, सेडिमेंटरी रॉक्स। ठीक है, तो देखिए ये जो सेडिमेंट्री शब्द है ना, ये भी एक लैटिन भाषा का शब्द है, एक लैटिन भाषा का शब्द है सेडिमेंटम। सेडिमेंटम ये लैटिन वर्ड है। ठीक है, लैटिन भाषा का एक शब्द है, और सेडिमेंटम का शाब्दिक अर्थ है नीचे बैठना, नीचे बैठना। और इसी सेडिमेंटम से बना है सेडिमेंटरी, सेडिमेंटरी। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर मैं यहां पर एक ठोस चट्टान बना दूं, सॉलिड आग्नेय चट्टान, ये है आग्नेय चट्टान, एकदम ही ठोस मान के इसको मानिए कि ये एक इग्नियस रॉक्स है, और इसका भौतिक या यांत्रिक अपक्षय होता है, यानी जल के प्रहार द्वारा या सन के तापीय प्रभाव के द्वारा या वायु के घर्षण द्वारा। तो धीरे धीरे इसकी कुछ ऊपरी परत टूट टूट कर यहां से कहीं यहां ऐसे जमा होती जा रही है ना, अपर्दन होकर, इरोजन होके, फिर एक परत इस पे जमा होती चली गई, फिर एक परत ऐसे जमा होती चली गई, यानी कि हर परत नीचे की ओर बैठते चली जा रही है। इस तरह से, इस तरह से जो टूटे चट्टानी पदार्थ हैं आग्नेय चट्टान से प्राप्त, वह एक लंबे समय में परत दर परत कहीं पर जाकर जमा होते चले जा रहे हैं, और फिर कालांतर में क्या हुआ कि भार बढ़ता चला गया। अब नीचे की जो परत है उस पर ऊपर की तमाम परतों का भार है, इसीलिए भार से ये सभी परतें आपस में संगठित हो गई, और आपस में संगठित होने से फिर ये ठोस बन गई, और इस प्रक्रिया से जो चट्टान बनी इसी को अवसादी या फिर कायान, इसी को अवसादी या फिर परतदार, चूंकि परतों में अवसाद जमा होते हैं, अवसाद मतलब सेडिमेंट, तो चूंकि परतों में ये अवसाद जमा होते हैं इसीलिए इसको परतदार चट्टान भी बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है ना, तो इस तरह से ही हमारे भूपर पट्टी में अवसादी यानी परतदार चट्टानों का निर्माण हुआ है। अब अगर हम इनकी विशेषताओं के बारे में गौर करें कि अवसादी चट्टानों की क्या क्या विशेषता होती हैं, तो पहली विशेषता तो यह हो गया कि इन चट्टानों का जो निर्माण है ना, अवसादी चट्टानों का निर्माण चट्टान चूर्ण से हुआ। अब परत दर परत चट्टान चूर्ण जमा हो रहे हैं, तो इन परतों के सॉलिड होने के प्रोसेस में, ये जब परत जब तक कि ठोस नहीं हो रहे हैं, कालांतर में वनस्पति भी अस्तित्व में आए, पेड़ पौधे भी हो गए, जीव जंतु भी आए, तो इन परतों में पेड़ पौधे भी दबे होंगे, जीव जंतु भी दबे होंगे, इसीलिए अवसादी चट्टानों में जीवाश्म होते हैं, फॉसिल्स होते हैं, है ना। तो एक सवाल पूछा हुआ है ना बीपीएससी ने और दूसरे पीसीएस ने कि
कोयला कैसा चट्टान है? तो कोयला क्या है? जो चट्टानों की परतों में जो एक लंबे समय में पेड़ पौधे दबते चले गए, उन्हीं का कार्बनिक रूप है कोयला। इसीलिए कोयला कैसा चट्टान हुआ? परतदार, यानी अवसादी चट्टान है कोयला। और कोयला क्या है? एक जीवाश्म है, पेड़ पौधों का, पेड़ पौधे भी जीव है, उनका अंश है, एक फॉसिल है जिसमें कार्बन ज्यादा होता है। तो जिस कोयले में जितना अधिक कार्बन वो उतना ही अच्छा कोयला, जिसमें कम कार्बन उतना ही दोयम दर्जे का इंफीरियर कोयला। तो पहली विशेषता की अवसादी चट्टानों में जीवाश्म होते हैं। दूसरी बात, आप देख रहे हैं इसमें जोड़ है, जोड़ होंगे तो ज्वाइंट्स भी, संधियां भी होंगे, लेयर्स भी होंगे। तो इसमें परत भी होते हैं, प्लस इसमें ज्वाइंट्स भी होते हैं, यानी जोड़ भी होते हैं। फिर ये जो देख रहे हैं आप कि अवसादी चट्टान संगठित तब होंगी जब सभी परतें आपस में मिलकर ठोस हो जाएंगी। तो जब तक संगठित नहीं होंगी तब तक ये असंगठित भी होती हैं। और ढीली, यानी कि जब तक अलग अलग हैं ढीली भी होती हैं। इस तरह से ये संगठित भी होती हैं, कंपोज्ड भी होती है, असंगठित भी होती हैं, फ्रेगमेंटेड भी होती हैं, और लूज यानी ढीली भी होती हैं। इसके अलावा ये जो अवसादी चट्टान है ना, इसको आप यहाँ पे इस तरीके से समझिए कि आपको शुरू में बताया था कि जो हमारा क्रस्ट है, भूपर पट्टी, उसमें 90% इग्नियस रॉक्स है। यानी क्रस्ट का निर्माण में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? क्रस्ट में निर्माण में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इग्नियस यानी आग्नेय चट्टान का। लेकिन हमारे भूपर पट्टी के ऊपर, हमारे भूपर पट्टी के ऊपर सबसे बड़े हिस्से में अवसादी चट्टान फैला हुआ है। अब अगर इसको इस तरीके से समझाएं कि ये जो भूपर पट्टी है, अगर मैं इसको एक गोल आकृति समझाऊं कि हमारी पृथ्वी है ना, और इसको 4 बराबर भागों में बांट दें, है ना, जो हमारी पृथ्वी तो 360 डिग्री हो गई, तो 90-90% में इस तरह से बांटा हमने। तो सॉरी, ये मान लीजिए कि ये 100% है, और इसको मैंने 25-25-25% में बांटा। तो कहने का मतलब हमारे पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है, हमारी धरातल है ना, उसके 75% हिस्से को कवर करती है। हमारे पृथ्वी के यानी हमारी धरातल के 75% हिस्से पर फैली हुई है अवसादी चट्टान। और ये जो बाकी का 25% है ना, इसी को ढके हुए है आग्नेय चट्टान प्लस रूपांतरित या मेटामॉर्फिक रॉक या कायांतरित चट्टान। जबकि 75% हिस्से को ढके हुए है अवसादी चट्टान। ऐसा कैसे संभव हुआ? तो आप देख रहे हैं ना कि अवसादी चट्टान का महत्व पृथ्वी की भूपरपट्टी की गहराई के कारण अवसादी चट्टान का महत्व नहीं है, बल्कि धरातल के ऊपर फैलाव की दृष्टि से, क्षैतिज विस्तार की दृष्टि से अवसादी चट्टान का महत्व है। क्योंकि गहराई की दृष्टि से अवसादी चट्टान का महत्व क्यों नहीं है? क्योंकि गहराई की दृष्टि से तो 90% योगदान आग्नेय चट्टान का है ना, और सिर्फ 5% हमारी भूपर पट्टी के बनने में, सिर्फ 5% ही है अवसादी चट्टान का योगदान, और 5% है रूपांतरित चट्टान। और भूपर पट्टी के बनने में 90% है आग्नेय चट्टान, है ना। लेकिन हमारे धरातल के 75% को कवर करता है अवसादी चट्टान। ये हम कैसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए 20 किलोग्राम हम लोग रुई ले लें, 20 kg कॉटन ले लें रुई, और 20 किलोग्राम ही हम एक बटखरा ले लें, है ना, वेट ले लें मेजर, जिससे हम लोग कुछ भी वजन नापते हैं, है ना, बटखरा ले लें। तो 20 किलोग्राम का बटखरा तो यहाँ कहीं रख दीजिए, और 20 किलो रुई तो पता नहीं कितने एरिया को वो कवर करेगा। तो कहने का मतलब है कि जो चीज जितना भारी होता है ना, जो भी तत्व जितना भारी होता है वो कम स्थान घेरता है, और जो तत्व हल्का होता है वो स्थान उतना ही, वो तत्व उतना ही अधिक स्थान घेरता है। तो आग्नेय चट्टान भारी है, बहुत भारी हैं, इसीलिए वो कम स्थान घेरती हैं, यानी पृथ्वी के धरातल पर सबसे कम क्षेत्र पर फैली हुई हैं। और अवसादी चट्टान हल्की होती हैं, इसीलिए वो अधिकतम हिस्से पर, हमारे धरातल के, हमारे पृथ्वी के ऊपरी हिस्से पर सर्वाधिक हिस्से पे अवसादी चट्टान बिखरी हुई हैं, क्योंकि वो हल्की होती हैं। तो जो पदार्थ हल्का होगा वो अधिक क्षेत्र घेरेगा, जो पदार्थ भारी होगा वो कम क्षेत्र घेरेगा।
ठीक है, तो ये हुआ अवसादी चट्टानों की विशेषताएं। अब अवसादी चट्टान, जो आग्नेय चट्टान से अवसादी चट्टानें बनती हैं, वो तीन प्रोसेस से बनती है, क्योंकि अवसादी चट्टान का मटेरियल कहाँ से मिलता है, वो मिलता है आग्नेय चट्टान से। तो अवसादी चट्टान बनने की तीन प्रक्रिया, एक प्रक्रिया को बोलते हैं यांत्रिक प्रक्रिया, यानी मैकेनिकल प्रोसेस। तो यांत्रिक प्रक्रिया में किस प्रकार अवसादी चट्टान बनता है? तो यांत्रिक प्रक्रिया में जब कोई आग्नेय चट्टान का चट्टान चूर्ण ही कहीं जाकर डिस्प्लेस होकर, अपरदित होकर परत दर परत जमे, और उसमें कुछ ना हो, सिर्फ चट्टान चूर्णों के परत दर परत जमने से जो अवसादी चट्टान बनता है, उसको हम कहते हैं यांत्रिक प्रक्रिया से बना। अब इसका कुछ अगर उदाहरण दे तो सैंड स्टोन, बलुआ पत्थर सिर्फ और सिर्फ चट्टान चूर्ण के परत दर परत जमा होने से बना है। उसी तरह कांगलोमरेट, इसमें गोल गोल चट्टानी टुकड़े होते हैं और उनके परत दर परत जमने से कांगलोमरेट नामक अवसादी चट्टान बनता है। फिर लोयस का पठार भी हो जा है, जो महीन रेत के कणों के परत दर परत जमने से बनता है। फिर चीका मिट्टी भी जो होती है, वो एक अवसादी चट्टान ही है, जिसका निर्माण यांत्रिक प्रक्रिया से होता है। एक तो प्रक्रिया हो गया यांत्रिक, दूसरा प्रक्रिया होता है जैविक तत्वों से। मतलब जब चट्टान परत दर परत जमा हो रहा था, तो उसमें जैविक तत्व भी दब गए। तो जैविक तत्वों से निर्मित जो अवसादी चट्टान होता है, उसका क्या उदाहरण हो गया? चूना पत्थर। उसका उदाहरण हो गया चूना पत्थर, यानी कि लाइम स्टोन। तो लाइम स्टोन जो है वो जैविक विधि से बना, जब उसमें कोई जीव का या वनस्पति का अवशेष आ गया, कोयला। तो कोयला, जैसा कि मैंने बोला कि वो पूरा का पूरा परतदार चट्टान है, लेकिन किस विधि से? जैविक, यानी पेड़ पौधों का जो फॉसिल है वही कोयला है, तो वो जैविक विधि से बना। और एक प्रोसेस होता है रासायनिक तत्वों से निर्मित अवसादी चट्टान। रासायनिक तत्वों से निर्मित अवसादी चट्टान, इसका ये मतलब हुआ कि आग्नेय चट्टानों पे जल का प्रहार हो, और उस प्रहार से या सूर्य के तापीय प्रभाव चट्टान में टूट फूट हो, और फिर पानी के साथ वो बहे, और फिर उसमें जो खनिज घुलने वाला है पानी के साथ, वो घुल कर बहकर कहीं परत दर परत जमा हो, तो उससे जो चट्टान बनेगा वह रासायनिक विधि से बनने वाला अवसादी चट्टान होगा। जैसे कि खरिया मिट्टी, खरिया मिट्टी को हम लोग बोलते हैं चौक, है ना, चौक। या फिर जिप्सम, जिसको कि हिंदी में हम लोग सेलखरी बोलते हैं। तो जिप्सम ये क्या है? जिप्सम CaSO4 × 1/2H2O। तो जिप्सम में कैल्शियम सल्फेट है, तो वो कैल्शियम क्या होता है, पानी में तेजी से घुल जाता है, और घुल कर फिर कहीं परत दर परत जमा हुआ तो उसे जिप्सम बना। या फिर उसको हम कहते हैं नमक चट्टान। जो जो खनिज में सोडियम है, वो पानी के साथ घुल घुल कर जमता रहा, और परत दर परत वो जाकर जमा हो गया, तो उससे नमक चट्टान बन गया, रॉक साल्ट बन गया। रॉक साल्ट बना तो उसी को तो हम लोग कहते हैं सेंधा नमक, हिमालयन पिंक सॉल्ट। वो क्या है? वो एक नमक का चट्टान है। और कैसा चट्टान? अवसादी चट्टान है, नेचुरल सॉल्ट है, इसीलिए हेल्थ के लिए सबसे अच्छा होता है। तो ये जो अवसादी चट्टान इन्हीं तीन प्रोसेस से आग्नेय चट्टानों से ही बनते हैं, और कभी कभी दूसरे चट्टानों से भी बनेंगे, लेकिन ज्यादातर प्राथमिक चट्टानों के ही परत दर परत जमने से, या तो यांत्रिक या तो जैविक, नहीं तो रासायनिक। अब आपको मैं कुछ एक फोटोज, कुछ इमेजेस दिखाता हूं। आपको अवसादी चट्टानों के इमेजेस देखिए। इमेज देख लेने से ना चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाती हैं। तो यहाँ आप कुछ अवसादी चट्टानों का, पहले तो आपको मैं यहाँ पे अवसादी चट्टान के दो इमेज आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, देखिए इस इमेज को देखिए। तो ये एक पहाड़ है, और देख रहे हैं इसमें परत दर परत
लेयर बाय लेयर इसमें सेडिमेंटेशन हुआ है, अवसादों का जमा हुआ, ये पूरा पहाड़ ही अवसादी चट्टान से है, जिसमें आपको स्पष्ट रूप से परतें दिख रही हैं। ठीक है। उसी तरीके से आप यहाँ पर देखिए, तो ये जो बलुआ पत्थर है, यानी कि यहाँ सैंड स्टोन लिखा है, क्लास्टिक, ये चट्टान चूर्ण से बना है। ये जो बना यांत्रिक विधि से बना, इसी में शेल है। तो ये जो दोनों है यांत्रिक विधि से बना अवसादी चट्टान है। और यहाँ आप देखिए, ये लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर और जिप्सम। तो ये चूना पत्थर और जो जिप्सम है ये रासायनिक विधि से बना, और इसी में रॉक साल्ट, नमक पहाड़ भी होता है, जो सेंधा नमक का होता है, वो भी रासायनिक विधि से ही बनता है। और यहाँ पर देखिए जैविक तत्व से, तो देखिए ऑर्गेनिक जैविक तत्व इसको क्या बोले, इसमें प्लांट या एनिमल के डेब्रिस, जीव और वनस्पति के अवशेष दब गए तो इसे कोयला बन गया या चौक बन गया, खड़िया मिट्टी, फिर इसी में जिप्सम भी है। तो ये जैविक तत्व से बना अवसादी चट्टान है, ये रासायनिक तत्व से बना, और ये यांत्रिक क्रिया विधि से बना जो है वो अवसादी चट्टान है। इसको प्लास्टिक बोले, इसको केमिकल बोले, और इसको ऑर्गेनिक बोले, लेकिन है तीनों का तीनों अवसादी या परतदार चट्टान ही। और यहाँ पर एक अवसादी चट्टान का आपको मैंने पहाड़ दिखाया। इस तरह से आपको समझ में आया कि अवसादी चट्टान तीन विधि से बनते हैं, यांत्रिक, रासायनिक और जैविक विधि से। ठीक है। इसमें गांठे, इसमें जोड़ भी होते हैं, परत भी होते हैं। आग्नेय चट्टानों की तुलना में ये कमजोर होते हैं, इसके जो टुकड़े होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, और इनमें जीवाश्म भी होता है। ये सब इसकी विशेषता है। पृथ्वी के 75% हमारे धरातल के ऊपरी हिस्से के 75% को ये घेरता है, जबकि क्रस्ट के बनावट में, निर्माण में, फॉर्मेशन में सिर्फ 5% ही इसका कंट्रीब्यूशन है। लेकिन इसका महत्व क्षैतिज विस्तार से 75% एरिया को ये ढकता है, क्योंकि हल्का है इसलिए ज्यादा स्थान लेता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे आखिरी चट्टान, जिसको कि हम लोग रूपांतरित या कायांतरित चट्टान बोलते हैं। हालांकि समय 1 घंटा से ज्यादा हो चुका है, लेकिन चूंकि अब 5-10 मिनट के लिए मैं इस क्लास को कम बंद नहीं करूंगा, बल्कि मैं आपको रूपांतरित या कायांतरित चट्टान भी बता ही दे रहा हूं। तो ये देखिए, ये है रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। अब ये जो रूपांतरित या कायांतरित चट्टान है ना, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेटामॉर्फिक। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग? मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है। और लैटिन भाषा का एक शब्द है मेटामॉर्फोस। मेटामॉर्फोस, और इसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन। इसका क्या अर्थ हुआ? रूप परिवर्तन। यानी चाहे चाहे आग्नेय चट्टान हो, है ना, है ना, यहां मैं एकदम सॉलिड एक चट्टान टुकड़ा छोटा सा बना दिया, चाहे आग्नेय चट्टान हो या फिर परतदार चट्टान हो, अगर तापमान यानी टेम्परेचर, है ना, और दबाव यानी कि प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर के इफेक्ट से अगर इनका रूप परिवर्तन हो जाए, रूप परिवर्तन हो जाए, और जो जो इनका रूप परिवर्तन होकर ये किसी दूसरे ही फॉर्म में आ जाए, तो ऐसे चट्टान को ही हम क्या बोलेंगे? रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। तो एक बार फिर बोलूं कि तापमान और दबाव के प्रभाव से कायांतरित, आग्नेय और अवसादी चट्टानों का जो रूप परिवर्तन होता है, और उस रूप परिवर्तन से जो कोई तीसरे प्रकार का चट्टान बनता है, उसको हम बोलते हैं रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। जिसका काया में अंतर आ गया, जिसके रूप में अंतर आ गया, उसी को कहे मेटामॉर्फिक। अब अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक, यानी आग्नेय, परतदार और रूपांतरित चट्टानों में सबसे ठोस चट्टान कौन सा होता है? तो इन तीनों में सबसे ठोस चट्टान यही होता है, रूपांतरित चट्टान सबसे ठोस होता है, और इसमें भी कोई जीवाश्म
नहीं होता है, कोई जीवाश्म नहीं होता है। ठीक है, रूप परिवर्तन में जीवाश्म का अंश समाप्त हो जाता है। अब तो आग्नेय चट्टान से भी रूपांतरित चट्टान बन सकते हैं, अवसादी चट्टान से भी रूपांतरित चट्टान बन सकते हैं। और कभी कभी मतलब अगर आग्नेय चट्टान पर ही तापमान और दबाव का प्रभाव पड़े तो उसका रूप परिवर्तन हो सकता है। अवसादी चट्टान पर भी अगर तापमान और दबाव का प्रभाव पड़े तो उसका रूप परिवर्तन हो सकता है। और कभी कभी रूपांतरित चट्टानों का ही पुनः किसी दूसरे रूपांतरित चट्टान में रूपांतरण हो जाता है। जैसे कि अगर हम लोग कुछ एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण देखें, और अगर यहाँ मैं लिख दूं अवसादी चट्टान यानी कि सेडिमेंट्री रॉक, अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक, है ना, और यहाँ पे लिख दिया रूपांतरित यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक। तो उदाहरण में देखेंगे जैसे कि एक अवसादी चट्टान है शेल, इस पर तापमान और दबाव का प्रभाव पड़ता है ना, तो वो बन जाता है एक रूपांतरित चट्टान, और उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं स्लेट, है ना। तो जो स्लेट है वो एक रूपांतरित चट्टान है, जबकि सेल क्या है, एक अवसादी चट्टान। उसी तरह सैंडस्टोन, अभी हम लोगों ने देखा बलुआ पत्थर सैंडस्टोन, इसका जब तापमान और दबाव से, टेम्परेचर पर से रूप परिवर्तन होता है तो बन जाता है क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट बन जाता है। उसी तरह से जो चूना पत्थर है ना, चूना पत्थर और डोलोमाइट, इन पर जब टेम्परेचर और प्रेशर का प्रभाव पड़ता है तो रूप परिवर्तन होता है ना, संगमरमर बन जाता है। ये कई बार प्रीलिम्स एग्जाम्स में पूछा हुआ है कि संगमरमर कैसा पत्थर है। संगमरमर एक रूपांतरित या कायांतरित पत्थर है। संगमरमर एक मेटामॉर्फिक रॉक है जो कि लाइम स्टोन और डोलोमाइट के रूप परिवर्तन से बनता है, यानी चूना पत्थर और डोलोमाइट के। उसी तरह से एक कांग्लोमरेट है, कांग्लोमरेट गोल गोल चट्टानी टुकड़े होते हैं, कांग्लोमरेट, है ना। इससे जो अवसादी रूपांतरण होता है तो उससे बन जाता है नीस, है ना, नीस नामक रूपांतरित चट्टान बन जाता है। उसी तरह से ये तो हम लोग उदाहरण देखे कि अवसादी चट्टान के रूप परिवर्तन से बनने वाले रूपांतरित चट्टान। उसी तरीके से अगर हम लोग देखें कि आग्नेय चट्टानों के का एग्जाम्पल, तो आग्नेय चट्टानों का एग्जाम्पल देखें तो उसी तरह यहाँ पर हम लोग लिख दे इग्नियस रॉक्स यानी कि आग्नेय चट्टान, और यहाँ पे लिख दे हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक यानी कि रूपांतरित चट्टान, है ना। तो इसका कुछ एग्जाम्पल देखें तो ग्रेनाइट, जैसा कि हम बताए भी थे, अम्लीय आग्नेय चट्टान। तो ग्रेनाइट के रूप परिवर्तन से बन जाता है नीस, एक मेटामॉर्फिक रॉक है। नीस को स्पेलिंग में इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं। फिर बेसाल्ट भी बाह्य आग्नेय चट्टान है, तो बेसाल्ट के रूप परिवर्तन से बन जाता है एम्फीबोलाइट, एक पत्थर है, रूपांतरित पत्थर एम्फीबोलाइट। ठीक है, उसी तरह से कभी कभी बेसाल्ट से सिस्ट भी बन जाता है, सिस्ट। और कभी कभी मेटामॉर्फिक रॉक यानी रूपांतरित चट्टानों का ही पुनः किसी दूसरे मेटामॉर्फिक रॉक में रूपांतरण हो जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक में, है ना, पुनः रूपांतरण हो जाता है, पुनः रूपांतरण। इसका भी कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखी यहाँ पर देखा था ना, यहाँ पर देखिए ये स्लेट यहाँ लिखा था। अब ये जो स्लेट है ना, स्लेट, इसका पुनः रूपांतरण हो सकता है। स्लेट एक मेटामॉर्फिक रॉक है स्लेट, और इसका पुनः रूपांतरण हो जाता है एक पत्थर में, एक रूपांतरित पत्थर में ही, जिसको फाइलाइट बोलते हैं। ठीक है, और एक रूपांतरित पत्थर होता है गैब्रो, और हरे रंग के पत्थर में ही बदल जाता है, जिसको सरपेंटाइन, हरे रंग का पत्थर होता है, सरपेंटाइन बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो कुछ एग्जाम्पल था कि अवसादी चट्टान से, ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ दिखाया कि अवसादी चट्टान के रूपांतरण से कौन कौन से रूपांतरित चट्टान बनते हैं, जिसमें एग्जाम्पल ये संगमरमर वाला कई बार पूछता है, चूना पत्थर या डोलोमाइट से बनता है।
फिर मैंने आपको यहाँ दिखाया कि आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से कौन कौन से रूपांतरित चट्टान बनते हैं, और फिर कभी कभी रूपांतरित चट्टानों का ही पुनः रूपांतरण किसी दूसरे रूपांतरित चट्टानों में हो जाता है। ठीक है, तो अब आपको मैं इमेज भी दिखाता हूं कुछ मेटामॉर्फिक रॉक्स का, कुछ रूपांतरित चट्टानों का, कुछ आप इमेज भी देखिए। तो यहाँ पे आपको मैं कुछ रूपांतरित चट्टानों का इमेज दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये एग्जाम्पल है। अब आप यहाँ देखिए, नहीं ये तो सेडिमेंट्री रॉक्स का, देखिए सेडिमेंट्री रॉक्स का उदाहरण देख रहे हैं ना। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए रॉक साल्ट, नमक पहाड़। ये देखिए पिंक कलर का सेंधा नमक, हिमालयन पिंक साल्ट, और ऐड भी आता है टेलीविजन वगैरह में। चलिए मैं आपको दूसरा इमेज देखता हूँ कि क्या मेरे पास मेटामॉर्फिक रॉक्स के कुछ इमेज हैं या नहीं, ये देख लेता हूँ। नहीं तो फिर आगे के क्लास में कभी मैं आपको मेटामॉर्फिक रॉक को दिखा दूंगा। ठीक है, तो इसमें मेरे पास ये वाला ही इमेज है बस, देखिए ये इग्नियस रॉक है। ठीक है, और यही टूट टूट कर जमा हुआ, तो ये सेडिमेंट्री, और इसका देख रहे हैं, इसका रूप परिवर्तन हुआ है, तो ये मेटामॉर्फिक रॉक है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए आखिरी बात जो बताना इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने स्कूल डेज में पढ़ा होगा, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी ऊर्जा का न तो निर्माण हो सकता है, ना उसका क्षय होता है, बल्कि उसका एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण या रूप में परिवर्तन होता है। उसी तरीके से ये जो आग्नेय चट्टान है या अवसादी या रूपांतरित चट्टान, तो कहीं अगर आग्नेय चट्टान का अपक्षय अपर्दन होगा ना, तो कहीं अवसादी चट्टान बनेगा, और कहीं अवसादी चट्टान का रूप परिवर्तन होगा तो रूपांतरित चट्टान बनेगा। तो ये एक साइकिल है, ये चट्टान का एक चक्र है, रॉक साइकिल है। मतलब अगर एक चट्टान का नुकसान हो रहा है, अगर आग्नेय चट्टान का, तो कहीं दूसरा चट्टान बन रहा है, जैसे कि अवसादी चट्टान, या फिर कहीं तीसरा चट्टान रूप परिवर्तन होकर बन रहा है। तो इसीलिए इनका नुकसान नहीं होता, बल्कि किसी दूसरे रूप में इनका रूप परिवर्तन या रूपांतरण हो जाता है। जैसे कि मैं आपको अगर एक इमेज से रॉक साइकिल को दिखाने का प्रयास करूं, जैसे आप पढ़ते होंगे फूड साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, वैसे ही हमारी प्रकृति में, हमारे नेचर में चट्टानों का भी एक चक्र होता है जिसको हम लोग रॉक साइकिल बोलते हैं। जिससे आप ये समझ पाएंगे कि अगर एक लॉस हो रहा है किसी एक चट्टान का, तो कहीं दूसरा चट्टान बन जा रहा है। जैसे आप यहाँ देखिए, अब आप इस इमेज को ध्यान से देखिएगा, देखिए इस इमेज को देखिए, ये क्या है यहाँ पर, ये मैग्मा है। मैग्मा, मैग्मा क्या, खनिजों का पिघला हुआ रूप है। अब ये मैग्मा देखिए शीतल हो रहा है, कूलिंग, शीतल हुआ, ठोस हो गया, तो क्या बना, इग्नियस रॉक्स बन गया। लेकिन अगर इग्नियस रॉक्स फिर पिघल जाए, देखिए ये फिर पिघल जाए, तब तो फिर मैग्मा बन गया ना। तो ये एक छोटा सा साइकिल बन गया, है ना। यानी कि जैसा कि मैंने कहा कि चट्टानों का ना तो निर्माण, मतलब एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो यहाँ देखिए मैग्मा अगर शीतल हुआ तो आग्नेय चट्टान, और ये आग्नेय चट्टान फिर पिघल गया तो मैग्मा। लेकिन अगर यही आग्नेय चट्टान का वेदरिंग और इरोजन यानी अपक्षय अपर्दन हुआ, है ना, टूट फूट हुई, तो क्या हुआ, अवसाद मिला, सेडिमेंट मिला। और अगर वो परत दर परत जाकर जमा होकर सॉलिड हो गया, तो देखिए तो परतदार चट्टान बन गया। अब यहाँ परतदार चट्टान बना, ठीक है। अब अगर परतदार चट्टान का फिर टूट फूट हो गया, अपक्षय अपर्दन, तो फिर अवसाद मिल गया, तो फिर एक चक्र बन गया। लेकिन अब जरा यहां देखिए, अगर अवसादी चट्टान पर तापमान और दबाव का प्रभाव पड़ा, तो उसका रूप परिवर्तन हुआ। तो रूप परिवर्तन हुआ, देखिए तो कैसा चट्टान बना, रूपांतरित चट्टान बना।
अब ये रूपांतरित चट्टान का अगर टूट फूट होकर अलग कहीं जमा हो जाए तो फिर वो अवसाद यानी सेडिमेंट मिल जाएगा। और अगर आग्नेय चट्टान पर तापमान और प्रेशर का दबाव पड़ा और उसका रूप परिवर्तन हुआ तो फिर मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगा, मेटामॉर्फिक बन गया यहाँ पे, है ना। और अगर मेटामॉर्फिक रॉक ही पिघल गया तो फिर मैग्मा मिल गया। इसलिए देख रहे हैं कि चट्टानों का सिर्फ रूप परिवर्तन हो रहा है। इसी को बोलते हैं रॉक साइकिल, इसी को बोलते हैं चट्टान चक्र, है ना। और ये प्रकृति में अनवरत रूप से लगातार ये प्रोसेस चल रहा है। कहीं आग्नेय चट्टान का अवसादी चट्टान में निर्माण हो रहा है, कहीं अवसादी चट्टान रूपांतरित चट्टान हो जा रहा है, कहीं आग्नेय रूपांतरित हो जा रहा है, तो कहीं मैग्मा बन जा रहा है, फिर वो शीतल होकर। तो ये प्रक्रिया लगातार हमारे भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से चल रही है। तो इस तरीके से मैंने आपको बहुत विस्तार से आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान जिसको परतदार भी बोलते हैं, और रूपांतरित यानी कायांतरित चट्टान, इट मींस इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक, इन तीनों चट्टानों की तमाम दृष्टिकोणों से पीटी और मुख्य परीक्षा की दृष्टि से मैंने समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको लाभदायक और पसंद आया होगा। इसी तरह आने वाले समय में एक एक करके हम लोग भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।